अस्सलाम वालेकुम। आयशा इस्लाम नावल में आपका खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये नावल अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाया करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करें। थैंक यू सो मच। नावल नेम जस्ट फॉर यू, राइटर नेम मानिया खान। एपिसोड 3। वो दोनों इस वक्त सोफे पर बैठे नींद में जो रहे थे। मशल का सर हमदान के कंधे पर था और हमदान का सर मशल के सर पर टिका था। सारी रात मूवी देखते हुए फजर की नमाज पढ़कर सोए हुए थे, मगर बेड़ी ने इन्हें 2 घंटे बाद ही उठा दिया था और अब वो दोनों आंखों में नींद लिए जबरदस्ती सोफे पर बैठे हुए थे। तुम दोनों अपनी सुस्ती भगाते हो या मैं तुम लोगों की मदद करूं? बीडी ने जब इन्हें वहीं बैठे नींद में गुम होते देखा तो करखत आवाज में बोला, जबकि इसकी आवाज़ सुनते ही वो दोनों हड़बड़ा कर सीधे हुए थे। नहीं नहीं, हम तो सुस्ती नहीं दिखा रहे, हम तो उठ गए हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों मशल? हमदान ने जल्दी से कहते आखिर में मशल को भी घसीटा। जी जी भाई, हम अभी फ्रेश होकर आते हैं, फिर हमने लॉन भी सजाना है फंक्शन के लिए। चलो बड़ी जल्दी से हम फ्रेश होकर अपने काम खत्म करें। मशल ने भी जल्दी से हमदान की हाँ में हाँ मिलाते कहा और आखिर में हमदान का हाथ पकड़ इसे अपने साथ घसीटती लेकर जाने लगी। वो दोनों जानते थे अगर अब ना उठे तो बेड़ी ने दुनिया से उठा देना था इन्हें, और इन दोनों को शादी का फंक्शन देखे बगैर मरना बिल्कुल कबूल नहीं था। वीड़े इन्हें ज़्यादा देर खुद भी खड़ा हुआ था। इसे भी बहुत से काम थे जिनको निपटाने के लिए वो भी घर से बाहर निकला था, मगर जाने से पहले मोमल को कि कमरे के बंद दरवाजे को देखना ना भूला था। वो सुबह से कमरे बंद थी। हमदान ने इसे बाहर निकलने से सख्ती से मना किया था और वो खुद भी अभी बाहर जाना नहीं चाहती थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी शादी होने वाली है। इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी इसकी ज़िंदगी में आएगा। इसे इस पल 3 लोगों के बेहद याद आ रही थी, अम्मी, अब्बू और अहमद भाई की, क्योंकि यही लोग तो इससे मोहब्बत करते थे, इसे कुछ देखना चाहते थे, पर इसके इतने अहम मौका पर वो नहीं थे। वो घुटनों के में सर दिए उदास बैठी थी कि दरवाज़ा खोल मशल अंदर आई थी। हाय भाभी, टू बी, क्या बात है? उदास उदास क्यों बैठी हो? चेहरे पर रौनक लाओ यार, तुम्हारी शादी है आज, पाए हुए हैं तुम्हारी और तुम यूँ उदास बैठी हो। मशल ने कमरे में दाखिल होते इसे उदास बैठे देख पूछा। हाँ, हाथ में पकड़ा शरारा वो सोफे पर एहतियात से रखती बेड पर इसके साथ बैठी थी और हाथ इसके कंधे पर रखा, जबकि मोमल ने अपना सर घुटनों से उठाया और बिना जवाब दिए वो इसके गले लगकर रोने लगी। मशर तो अचानक हुई इस वारदात पर हैरान हुई थी, मगर इसे रोता देख इसे परेशानी हुई थी। क्या बात है मोमल, मेरी जान, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुझे बताओ तो क्या हुआ है? मशर ने इसे चुप ना होता देख पूछा कि तभी हमदान भी कमरे में दाखिल हुआ और सामने का मंजर देख वो भी परेशानी से बेड के पास आया था। क्या हुआ इसे मशल, क्यों रो रही है ये? इसने परेशानी से मशल से पूछा, जो रोती हुई मोमल को संभाल रही थी। पता नहीं यार, मैं यहाँ यहाँ आई हूँ तो उदास बैठी थी, मैंने पूछा तो अचानक ही गले लगकर रोने लगी। मशल ने भी परेशानी से जवाब देते मोमल की पीठ थपथपाई थी। मोमल गुड़िया, क्या हुआ है? मेरी बहन को, अपने भाई को बताओ क्या परेशानी है, मैं फ़ौरन से ठीक कर दूंगा। क्या बात है, जल्दी बताओ अपने भाई को। हमदान ने इसके सर पर हाथ रखते प्यार से पूछा। मोहम्मद ने आहिस्ता से मशल के कंधे से सर उठाया था और अपने आंसू साफ किए थे। कुछ नहीं भाई, अम्मी अब्बू की याद आ गई थी कि मेरे इतने खास मौका पर वो मेरे साथ नहीं, काश वो जिंदा होते। और मुझे अहमद भाई की याद आ रही है, वो मेरे बेस्ट भाई हैं, मगर वो भी मेरे साथ नहीं। मोहम्मद ने नम लहजे में अपने रोने का सबब बताया था। अरे तो क्या हुआ अगर अहमद नहीं है? मैं तो हूँ ना अपनी बहन के पास, और बहुत जल्द अहमद को भी मैं तुम्हारे पास ले आऊँगा, आई प्रॉमिस। हमदान के वादा करने पर मोहम्मद मुस्कुराए थे। यकीन था हमदान अपना वादा पूरा करेगा। चलो भाई मोहम्मद, अब तुम शावर लेकर ये ड्रेस चेंज करो, मैं तुम्हें तैयार करूँ। 7 बज गए हैं और कितने बजे हम मायो की रस्म करेंगे? जल्दी चलो चेंज करके आओ। मशल ने इसे सोफे से जोड़ा उठाकर पकड़ाया था, जोड़ा उठाकर पकड़ाया था और कहने के साथ वो इसे बकायदा वॉशरूम तक छोड़कर आई थी, जबकि हमदान भी बीडी के रूम की तरफ बढ़ गया था ताकि इसे भी तैयार होने का कह दे और फिर खुद तैयार हो सके। मशल ने तो मोमल को तैयार करके ही तैयार होना था। वो बीडी के कमरे में आया तो इसे न्यूज़ देखते पाया जहां हमदान पाशा के कत्ल की न्यूज़ चल रही थी। ये हमदान पाशा का भाई बहुत ज़्यादा नहीं उछल रहा है बीडी? हमदान ने सामने चलते न्यूज़ मंजर को देखकर कहा, जहां कमाल पाशा अपने भाई की मौत पर बेहद गुस्से में था और इसका दावा था कि वो बीडी को छोड़ने वाला नहीं। उछलने दो इसे, वैसे भी अगली बारी इसकी है। बीडी ने टीवी बंद कर देखा। वैसे भी डी, कल इस टकले की आंखों में चाकू मारते तुम एक पल के लिए रुके क्यों थे? हमदान ने कल से दिमाग में चलता सवाल पूछा। कुछ नहीं, बस वैसे ही। बीडी ने इसे टालते हुए कहा। अब इसे क्या बताता? इस वक्त इसे मोमल की आंखें याद आई थी, इसलिए इसके हाथ कुछ पल के लिए रुक गए थे। अच्छा चलो तुम तैयार हो जाओ, जल्दी से हल्दी की रस्म करनी है। हमदान बीडी से कहते कमरे से बाहर निकला था, जबकि बीडी वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। इन लोगों ने घर में ही छोटा सा फंक्शन अरेंज किया था जिसमें पैलेस के सारे मुलाजम और वो चारों ही शामिल थे। मशल और हमदान ने मिलकर सारी डेकोरेशन खुद की थी, जो कि बहुत खूबसूरत हुई थी। अब भी वो दोनों मिलकर मोहम्मद और बीडी को खूब तंग कर रहे थे, जो इनके बनाए गए स्टेज पर माया के कपड़े पहन तैयार बैठे थे।
बेड़ी बस इन्हें घूर ही सकता था क्योंकि इसे कुछ भी बोलने की इजाज़त ना दी। हमदान और मशल ने पहले ही इसे कह दिया था कि वो शादी वाली सारी रस्में करने वाले हैं और अब भी इन दोनों ने ही बीडी और मोमल को पूरे का पूरा हल्दी से नहला दिया था। मोमल तो ये सब बहुत एंजॉय कर रही थी। हल्दी रंग के ग्रे गरारे में हल्का हल्का मेकअप किया, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मशल ने इसे खुद तैयार किया था। दूसरी तरफ बीडी भी बहुत कम नहीं लग रहा था। इसने पहली बार कुर्ता पजामा पहना था जो मोमल के शरारे का हम रंग था और इस पर जच भी रहा था। बेड़ी और मोमल को एक साथ ही बैठाया गया था मगर इनके दरमियान पर्दा डाला गया था जिसके सबब बेड़ी इस दिलबरा को देखने से कासा था और यह बात इसे ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। इस बार तो बेड़ी की गोरियों और धमकियों को भी वो दोनों हल्के में ले रहे थे। सो बेड़ी भी शादी के बाद इनसे हिसाब देने का सोच चुप बैठा था। फंक्शन के बाद वो सब थक हार कर अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे और अब ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। कल के फंक्शन हॉल में था जहाँ एयान और हमदान के बिजनेस पार्टनर ने भी शामिल होना था क्योंकि दुनिया के सामने वो बिजनेसमैन था और कोई भी इसकी असलियत नहीं जानता था। इसलिए दुनिया दिखावे के लिए इसे शादी धूमधाम से करनी थी और इन लोगों को भी शामिल करना था जो इसके आसपास के थे। और फिर मोमल को भी इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं था, इस वजह से भी वो नॉर्मल लोगों की तरह शादी करने वाला था। इस वक्त हाल में हर तरफ चहलकदमी थी। मर्द हज़रात तो अपने बिजनेस की बातों में मसरूफ़ थे, ख़वातीन एक दूसरे के ज़ेवरात और कपड़ों की बातें पूछने और बताने में मसरूफ़ थी और लड़के लड़कियां अपने सेल्फीज लेने में मसरूफ़ थे। गर्ज ये कि तमाम लोग अपने आप में मगन थे। वहीं स्टेज के पास ही बीडी ग्रीन कुर्ता जिसके बाएं बाजू पर कंधे से लेकर कोहनी तक गोल्डन कलर की कढ़ाई हुई और सफ़ेद पजामा पहने हमदान के साथ बातों में मसरूफ़ था जिसने इसके जैसा सेम पजामा पहना हुआ था मगर इसके कुर्ते का रंग मेहंदी था। हाल के डेकोरेशन मुख्तलिफ रंगों के फूलों से की गई थी मगर ज़्यादा नुमाया गेंदे के फूल थे। तमाम लोगों के कपड़ों का थीम भी मेहंदी रंग की थी सवाए दुल्हा दुल्हन के जिनके ड्रेसेस डार्क ग्रीन कलर के थे। सब अपने आप में मगन थे कि अचानक हाल की तमाम लाइट्स ऑफ हो गई थी और पूरा हाल ओ की आवाज़ से गूंज उठा कि तभी सपोर्ट लाइट ऑन हुई और इनका फोकस दाखिली दरवाजे पर हुआ था जहाँ से वो मशल का हाथ पकड़े हॉल में दाखिल हुई थी। इन दोनों के लहंगे भी बीडी और हमदान की ड्रेसिंग की तरह सेम थे, बस रंग का फ़र्क था। मोमल का लहंगा ग्रीन और मशल का मेहंदी रंग का था। लहंगे की कुर्तियाँ लॉन्ग थी जिनके बाजू पर गोल्डन तिल्ले का काम नहायत नफासत से हुआ था मगर बकतियों का बाकी हिस्सा बिल्कुल सादा था। बाजुओं की तरह का सेम गोल्डन कलर का ब्रीक और नफीस तिल्ले का काम से पूरे लहंगे पर किया गया था। वो दोनों आज पार्लर से तैयार हुई थी। मशल तो खुद ही गाड़ी ड्राइव की थी। हमदान ने तो एक पिक एंड ड्रॉप की ऑफ़र की थी जो वो बड़ी आसानी से रद्द कर गई और इसे किसी पर डिपेंड होना पसंद नहीं था। वो दोनों ही पहली बार इतना तैयार हुई थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। मशल ने बाल खुले छोड़े थे मगर मशल का चौड़ा करके घूंघट निकाला गया था। यह हुक्म बेटी का ही था क्योंकि वो अपनी बीवी को शॉपीस की तरह सबको दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं था और ना ही लोगों की गंदी नजरें वो अपनी बीवी पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। स्टेज के पास पहुंचते बेटी ने आगे बढ़कर मशल के हाथ से इस हसीना का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और इसे लिए स्टेज पर चढ़ा। इसके मोहम्मद का हाथ थामने का पर हाल में मौजूद तमाम लोगों ने होटिंग की थी। मोहम्मद को स्टेज पर रखे सोफे पर बैठाते वो खुद भी इसके साथ बैठ गया था। इन दोनों को साथ बैठा देख हाल में मौजूद लड़कियों ने हसरत से इस जोड़ी को देखा था। हर लड़की की यही ख्वाहिश थी कि काश मोमल की जगह वो होती मगर वो अयान खान को भी अच्छे से जानती थी कि वो इनकी तरफ देखने वाला नहीं था। मेहंदी की रस्म सबसे पहले बाकर साहब ने की थी जो पेशे के लिहाज से DSP थे। वो बीडी सारी हकीकत से वाकफ थे। इनफैक्ट बीडी को शिकार वही दिखाते थे क्योंकि वो जानते थे कि हमारा कानून सिर्फ अमीरों की सुनता है और गरीबों को पीसता है, इसलिए वो हमेशा ऐसे केसेस की फाइल बीडी को देते थे जिनमें इंसाफ ना हुआ हो और वो बीडी के वालिद के बेस्ट फ्रेंड रह चुके थे, इसलिए बीडी भी इनकी बहुत इज्जत करता था। वाह बरखुदार, मुझे तो लगा था तुम वाकई कभी शादी नहीं करोगे मगर यकीन जानो मुझे बेहद खुशी हुई जब तुम्हारी शादी का सुना। बाकर साहब ने बीडी के पास बैठते इसकी पीठ थपथपाते हुए कहा जबकि बीडी महज मुस्कुराया था। वो नहीं आई जिसको ढूंढ रहे हो, कल आएगी। सो आज अपनी गर्दन को घुमा घुमा कर इधर उधर देखना बंद करो, यही ना हो गर्दन ही टूट जाए तुम्हारी। माशा ने हमदान के करीब आते कहा जो कब से गर्दन घुमा कर पूरे हाल में नजर दौड़ा रहा था। तुम्हें कैसे पता वो नहीं आएगी? हमदान पहले तो पकड़े जाने पर शर्मिंदा हुआ, फिर जब सामने मशल को देखा तो हैरत से पूछने लगा। फ़ोन पर बताया इसने और अभी बाकर अंकल ने भी बताया है कि इसे आज काम था इसलिए नहीं आई पर कल आएगी। माशाल्लाह सामने स्टेज की तरफ देखते इसे तफसीर बताई जबकि इसकी बात सुन हमदान का मुंह उतर गया था। मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा गुजरा था। अब तमाम मेहमान आ चुके थे और वो चारों भी निकलने की तैयारी में थे। मोमल तो काफ़ी थक गई थी जबकि हमदान और मशल का मूड जाकर ढोल के बजाने का था मगर बेटी इन्हें मना कर चुका था क्योंकि रात के 1 का टाइम हो चुका था और कल भी काफ़ी काम था।
اس لیے انہیں گھر جا کر سونے کی تلقین کرتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ خود بھی ایک جگہ بیٹھ تھک چکا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے اور وہ تینوں ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ مومل کو ناشتہ کمرے میں دیا گیا تھا۔ ہمدان، میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا، ہو گیا وہ کام؟ بیٹی نے ہمدان سے اچانک سوال پوچھا۔ ہاں وہ کام ہو گیا، بلکہ میں خود گیا تھا اور یقین سے کہہ رہا ہوں وہ کل آئے گا۔ ہمدان نے بریڈ کا آخری نوالہ نکلتے جواب دیا۔ وہ تینوں ڈائننگ ہال سے نکلے ہی تھے کہ تبھی داخلی دروازے سے کوئی داخل ہوا تھا۔ ہائے ایوری ون، دیکھو کون آیا ہے، اندر داخل ہونے والی ہستی نے بلند آواز میں سب کو اپنی جانب متوجہ کرتے کہا، جبکہ وہ تینوں اسے حیرت اور خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ مناہل، تم یہاں؟ سب سے پہلے مشل نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ بس دیکھ لو، میں نے کہا کل تو میں جا نہیں سکی مہندی پر، لیکن آج میں ٹائم سے پہلے جاؤں گی۔ اور دیکھو میرا ٹائم سے پہلے آنا، میں صبح صبح ہی آ گئی اور ابھی جانے والی بھی نہیں، جلدی کچھ دن رکوں گی۔ مشل کو تفصیل سے جواب دیتے آخر میں اس نے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا جو ساتھ لائی تھی۔ کیوں نہیں مناہل، تمہارے بھائیوں کا گھر ہے، جب مرضی آؤ اور جتنے مرضی دن رہو، کوئی نہیں روکے گا۔ بیڑی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بھائیوں والی بات ہمدان کو دیکھ کر کہی، جس پر اس نے پہلے تو ہاں میں سر ہلایا، پر جب جیسے ہی بھائیوں والی بات پر دھیان گیا اس نے تڑپ کر استغفار کہا تھا، جس پر مشل کا کہہ بلند آواز گونجا، جبکہ بیڑی محض مسکرایا تھا جسے اس کی دائیں گال کا ڈمپل واضح ہوا تھا۔ مناہل نے ہمدان کو آنکھیں گمائی تھی اور اسے اگنور کر مشل کی طرف متوجہ ہوئی۔ مشل یار، مجھے بھی ہماری باپی سے ملوا دو۔ مناہل کے کہنے پر مشل اسے مومل کے کمرے میں لے گئی، جبکہ پیچھے ہمدان بس بیڑی کو گور کر رہ گیا تھا، جو جان بوجھ کر اسے مناہل کا بھائی بنانے پر تلا تھا۔ ماشاءاللہ مشل بھابی تو بہت پیاری ہے، بالکل گڑیا جیسی، انہیں تو بھائی کہنے کا دل بھی نہیں کر رہا، بھابی کہنے کا دل بھی نہیں کرا۔ مناہل نے مومل کی دل سے تعریف کرتے کہا، جبکہ مومل محض مسکرائی تھی، اس کی نظروں کا زاویہ نیچے تھا، جبکہ مناہل کو اس بات پر عجیب لگ رہا تھا کہ آخر وہ اسے دیکھ کیوں نہیں رہی۔ ہائے بھابی، میرا نام مناہل ہے، مناہل نے مومل کے سامنے اپنا ہاتھ کرتے کہا، مگر مومل نے کوئی رسپانس نہ دیا، جس پر مناہل نے پہلے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، پھر مشل کو۔ سوری مناہل، وہ دیکھ نہیں سکتی، مشل نے افسردگی آواز میں مناہل کو بتایا، جبکہ مناہل تو حیرت سے مومل کو دیکھ رہی تھی۔ مذاق مت کرو یار، یہ کوئی مذاق کرنے والا ہے؟ مناہل نے مشل کی بات کو مذاق سمجھ کر تھوڑے سخت لہجے میں کہا، نہیں وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں سچ میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس بار مومل نے اسے جواب دیا، او مائی گاڈ یار، مجھے یقین نہیں آ رہا، تمہیں دیکھ کر بالکل نہیں لگتا کہ تم دیکھ نہیں سکتی، میرا مطلب ذرا بھی کسی کو شک نہیں ہوتا کہ تم دیکھ نہیں سکتی۔ آئی ایم سو سوری، مجھے پتا نہیں تھا۔ مناہل نے پہلے حیرت اور پھر آخر میں شرمندگی سے کہا، نہیں کوئی بات نہیں، دراصل میں شروع سے ایسی نہیں تھی، وہ تو بس ایک ایکسیڈنٹ میں میری بنائی چلی گئی۔ مومل نے اس کی شرمندگی دور کرتے کہا، سچ تو یہ تھا اسے خود شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ سب کو سچ نہیں بتا رہی، یہی بات اسے پریشان بھی کرتی اور اسے خود پر غصہ بھی آتا، مگر وہ ڈر رہی تھی، لیکن یہ طے تھا کہ وہ جلد ہی کچھ کرنے والی تھی۔ بارات کا فنکشن بہت اچھے سے اختتام ہوا تھا۔ مناہل اور مشل سرخ اور بلیک فراک کے پہنے تھی، مناہل کی سرخ جبکہ مشل کی بلیک فراک تھی۔ اس پر ان دونوں نے پارلر سے تیار ہو کر خوبصورت لگنے کی ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ ہمدان سارا فنکشن انہیں تانے دیتا رہا تھا کہ میک اپ سے پریاں لگ رہی ہو، منہ دھو کر آؤ ابھی چڑیا لگو گی، جس پر وہ دونوں بھی اسے سیلون سے تیار ہونے کا تانا اسی انداز میں دیتی، جس پر ہمدان کسانی ہنسی ہنس دیتا، کبھی نیچرل بیوٹی کہہ کر انہیں چڑھانے لگتا۔ مومل سے نکاح کی اجازت ریڈی روم میں ہی لے لی گئی تھی، جبکہ بیڑی سے اسٹیج پر۔ نکاح کے وقت مومل کا تو رو کر برا حال تھا، مگر ہمدان نے ایک بھائی ہونے کا فرض نبھاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا تھا، جبکہ نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد مومل ہمدان کے کندھے سے لگتی بہت روئی تھی، اسے اپنے ماں باپ حد سے زیادہ یاد آئے تھے۔ مشل اور مناہل جو بڑی سے بڑی بات کو اہمیت نہیں دیتی تھی، اسے روتا دیکھ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ باقر صاحب حال سے ہی واپس آ چکے تھے، پر مناہل رہنے والی تھی۔ اس وقت وہ سب ایک ہی گاڑی میں واپس پیلس جا رہے تھے۔ بیڑی کا ارادہ تو الگ جانے کا تھا، مگر ہمدان نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا اور اپنی گاڑی گارڈ کے ذریعے گھر بھیج دی۔ اب خود اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر برجمان ہوا تھا۔ مومل مشل اور مناہل کے درمیان بیک سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ بیڑی گاڑی سے باہر کھڑا اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا اور اس کی حالت دیکھ ہمدان کو بتا رہا تھا، نکلو بھائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر جاؤ۔ بیڑی نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرتے کہا، جبکہ ہمدان کندھے جھکاتا باہر نکلا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو جیسے تمہاری مرضی۔ ہمدان کے باہر نکلتے ہی بیڑی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور ہمدان ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال چکا تھا۔ بیٹی نے بیک مرر سے پیچھے دیکھا تھا، جہاں اس کی نئی نویلی دلہن اس کی بہنوں کے درمیان سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا گھونگھٹ ابھی تک ویسے ہی تھا۔ اس کے سراپے پر ایک نظر ڈال اس نے اپنی نظروں کا زاویہ ساتھ بیٹھے ہمدان کی طرف کیا تھا۔ اب تو آنے والے دن ہی گواہ تھے کہ اب ہمدان کی خیر نہیں تھی۔ اس نے جتنی چھوٹ اسے دینی تھی وہ دے دی، لیکن اب بس وہ اس کو سبق سکھانے کا انتظام کر چکا تھا۔ ہمدان کے آنے والے دنوں میں ہونے والی حالات سوچ بیڑی ہونٹوں پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی تھی، جس پر بے خبر ہمدان گاڑی میں چلتے ڈساپوسٹ
गाने को खुद भी जोर शोर से गुनगुना रहा था, जिसमें मशल और मनाहल इसका साथ भरपूर तरीके से दे रही थी। घर पहुंचकर मशल और मनाहल ने मोमल को बीड़ी के कमरे में ले जाकर बैठा दिया था और खुद कमरे के बाहर खड़ी होती बीड़ी का इंतजार करने लगी। वो जो गाड़ी से निकल पैलेस में दाखिल होने वाला था, मगर जरूरी कॉल आती देख वही खड़ा कॉल सुनने लगा, जबकि हमदान गाड़ी गैरेज में खड़ी करके तीर की स्पीड से वही अंदर आ गया था। बीड़ी इसने इसकी फुर्ती को अजीब नजरों से देखा था। कॉल खत्म करते वो अंदर दाखिल हुआ। इसका रुख अपने कमरे की जानब था। अपने कमरे में मौजूद वजूद का सोच इसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी, मगर जब कमरे के पास पहुंचा बाहर खड़े इन तीनों पर गई तो मुस्कुराहट की जगह हैरत ने ले ली। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? इसने पास आते हैरत से पूछा, जिस पर इन तीनों ने दांत निकाले थे। भाई हम अपने नेक लेने खड़े हैं, चले जल्दी से 6 लाख रुपए निकाले। मशल ने जल्दी से कहते अपना हाथ आगे किया, जिसको इन दोनों ने भी फॉलो किया। बीडी अपने सामने हाथ फैलाए खड़े इन तीनों बेकारियों को घूरते हुए देखा। 6 लाख किस चीज की? तुम पागल हो गया जो इतने पैसे मांग रहे हो, या मैं पागल हूँ जो तुम्हें इतने पैसे दूंगा? बीडी ने हैरत और गुस्से से मिले जुले लहजे में कहा, और चलो मैं दूंगी तुम लोगों को पैसे, पर पहले ये तो बताओ नेक किस चीज़ का? और तुमने अभी ये क्यों कहा कि अपने नेक और कौन से नेक लेने हैं तुम लोगों ने? बीडी बात पर मनाहल अपनी उंगली पर ऐसे नेक गिनाने लगी। आयान भाई 2 लाख दूध पिलाई के, 2 लाख जूता चुराई के, और 2 लाख दरवाज़ा रुकवाई के। मनाहल ने 2 लाख दरवाज़ा रुकवाई के। मनाहल ने इसे बताने के बाद फिर से अपना हाथ आगे किया। क्या क्या किया? दूध पिलाई? कहाँ है दूध? कब पिलाया तुम लोगों ने मुझे दूध जो पैसे मांग रहे हो? वैसे भी ये रस्म लड़की की बहनें करती हैं, और तुम्हें शर्म नहीं आती? एक ईमानदार टीएसपी की बेटी होकर चोरी की बात कर रही हो। ये रस्म भी लड़की की बहनें करती हैं। और तीसरा महीने कब कब कहा मेरे दरवाजे के बाहर खड़े हो तो किस चीज़ के? तुम लोगों के पैसे। चलो निकलो, कोई पैसे नहीं मिलने वाले, और इस नमूने को भी लेकर निकलो। लड़कियों की रस्मों में इसका क्या काम? अब तो बीड़ी ने भी इन्हें तंग करते कहा, अरे अरे किसने कहा कि हम नहीं कर सकते रस्म? हम लड़की की सहेलियाँ। और नमूना किससे कहा? आपने। ये दुल्हन गवाही है, और मेरा भी खैर खबरदार जो इस नमूना कहा। इसे नमूना कहने का हक सिर्फ मेरा है। मशल के अंदर की बहन ने जोश मारा था, जबकि इसकी सपोर्ट करने पर हमदान ने दोनों हाथों में इसकी बुलाई ली थी। दूध पिलाई की रस्म के लिए लाए थे हम दूध पर। इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा पिया था, मतलब थोड़ा सा टेस्ट किया था, मगर वो बहुत मजे का था, इसलिए सॉरी यार मुझे हंसी आ गई। दूध पिलाई की रस्म के लिए लाए थे हम दूध, पर इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा पिया था, मतलब थोड़ा सा टेस्ट किया था, मगर वो बहुत मजे का था, इसलिए हम वो सारा पी गए। मछली दांत निकालते कहा, इसलिए तो हमने हाल में रस्म नहीं की। रही बात जूते चुराई की, तो हमने कौन सा कर लिए हैं? आपके पाँव में ही हैं, बस ना ब्रो, चुप करके पैसे निकाले। हमें चेंज करना है, यह हैबिट रस्म में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मछली बात करते जब बीडी पर कोई असर ना होते देखा तो आखिर हथियार आजमाते इसके सीने से लगती लाड़ से बोले, जिस पर बीडी ने भी मुस्कुराते हुए इसके बालों पर लब रखे थे। अच्छा ठीक है मेरा बच्चा, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, पर तुम लोगों के लिए कुछ और ज़रूर है, इसके लिए वेट करो। वो प्यार से इसे खुद से अलग करते इन्हें वहीं रुकने का कहते अपने कमरे के साथ वाले कमरे में गया था। वो तीनों तजस्सुस से इस कमरे की जानब देखने लगे थे। तभी वो अंदर से बाहर निकला था और इसके हाथ में लाल रंग मखमल की 2 लंबी डिबियाँ थी, जो इसने लाकर एक मशल और मनाहल के हवाले की थी। ये लो बच्चे, अब खुश? इसने दोनों के सर पर हाथ रखते पूछा। जी जी बहुत बहुत खुश, लव यू सो मच भाई। वो दोनों यक जबान होकर बोलती इसके कंधे से लगती वहाँ से भाग गई थी, जबकि हमदान मुँह खोले इसे देख रहा था। मेरा तोहफा किधर है? हमदान ने दुखी अंदाज में आवाज़ में पूछा। सॉरी यार तुम्हारा याद नहीं रहा। बीडी ने कंधे उचकाते नॉर्मल लहजे में कहा। इसका जवाब सुन हमदान का मुँह लटक गया था। अच्छा ना मजाक था, ये लो। बीडी ने इसके उदास चेहरे को देखता करने का इरादा तर्क करते इसके सामने चाबी करते कहा। हमदान ने सवाली नजर से चाबी को देखा था। ये किस चीज़ की चाबी है? हमदान के पूछने पर बीडी ने इसका हाथ पकड़ चाबी इनमें थपाई थी। तुम्हारे फेवरेट मॉडल की हुई बाइक की चाबी है, फार्म हाउस में खड़ी है, कल जाकर देख लेना। अब खुश? बीडी की बात सुन हमदान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। बहुत बहुत खुश हो यार, शुक्रिया। वो खुशी से कहते इसके गले लगा था और साथ ही इसकी गाल चूम गया। अबे मैं तेरी महबूबा नहीं, जो अपना काम कर और जाओ अपना काम कर, और मुझे भी जाने दे, मेरी बीवी अंदर मेरा इंतजार कर रही है। बीडी ने इसकी हरकत पर ऐसा खुद से दूर करते गाल रगड़ते कहा, जिस पर हमदान ने सप्लाई किस करता वहाँ से भाग गया। बीडी मुस्कुराता इसकी बच देखी थी। इसकी यही छोटी सी दुनिया थी, और इसके कुल असासा भी वो इन पर रौब ज़रूर जमाता, मगर इनसे मोहब्बत भी बहुत बेहद करता था, और ये बात वो भी बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए तो पूरी शादी में इसे तंग किया और अपनी मर्जी से तमाम रस्में की, क्योंकि इन्हें मालूम था बेटे इनकी खुशी देख इन्हें कुछ नहीं कहेगा। अपनी नज़रों का जाविया अब इसने अपने कमरे की जानब दरवाजे की जानब किया था, जहाँ इसकी मोहब्बत थी, जो इसकी बीवी की हसरत पर आज परजमान हो चुकी थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर बैठी मोमल के दिल में की धड़कन तेज हुई थी और हथेलियाँ पसीने से तर हुई थी। वो तो पहले ही काफ़ी घबराई हुई थी
कि अब तो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दिलीप बार आ जाएगा। बीडी ने इसे देखा जो सामने बेड पर मेहरून लहंगा फैलाए रवायती दुल्हनों की तरह बैठी थी। बीडी आज फ्लैग शेरवानी पहनी थी। बेशक दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जो दरवाज़ा लॉक करते वो बेड के करीब पहुंच इस पर बैठा था कि मोमल इसके करीब बैठने पर पूरी की पूरी काम गई। इसका कांपना अयान ने अच्छी तरह महसूस किया था। अयान ने इसकी गोद में रखा, इसका नाजुक और घबराहट से सर्द पड़ता हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। अयान की इस हरकत पर मोमल के गाल एकदम गुलाबी हुए थे और दिल के धड़कन में इजाफा हुआ था। मोमल क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? बेफिक्र रहें और नॉर्मल हो जाए, मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला। यार शोहर से कौन डरता है, मैं भयानक बिल्कुल नहीं हूँ। इसे नॉर्मल करने के लिए बेरी ने शरारती अंदाज में कहा, जिस पर मोमल भी थोड़ी रिलैक्स हुई थी, मगर दिल में अपना झूठ पकड़े जाने का डर भी था कि कहीं इसकी आंखों में दर्ज हया के रंग देख वो इसका झूठ ना पकड़ ले। अच्छा चलो, सबसे पहले तुम्हारी मुंह दिखाई देते हैं, मगर इसके लिए तुम्हारा घूंघट उठाना भी जरूरी है, तो इजाज़त है क्या? अयान ने बड़ी मोहब्बत से इसे इजाज़त मांगी थी और इसकी ये अदा मोमल की दिल को बहाई थी। मोमल ने आशा से अपना सर हिलाया, गोया इजाज़त दी हो, जिस पर बेटी ने मुस्कुराते हुए इस हसीना के चेहरे से पर्दा हटाया था जो इसकी नज़रों के प्यास बजाने में रुकावट बना हुआ था। घूंघट उठाते ही वो साख्त रह गया था। वो जानता था सामने बैठी लड़की खूबसूरती की मूरत थी, मगर इस वक्त तैयार होकर वो ब्लडी डेवल पर भी बिजलियां गिरा रही थी। मुझे लगता है मेरे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक तुम साबित होने वाली हो, जानती हो क्यों? बीड़ी हमारा लुत्फ लहजे में कहते आखिर में मोमल से पूछा, जिस पर मोमल ने हैरत से ना में सर लाया। इसकी नज़रें अभी भी झुकी हुई थी, क्योंकि मुझे आज तक कोई चीज़ कोई इंसान अपनी असीह नहीं कर सकता सवाए तुम्हारे। तुम वो वाहद हस्ती हो जिसने मेरी सोच और मेरे दिमाग हत्ता के मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है, वो भी पहले की मुलाकात में। तुम जानती हो मोमल, मुझे तुम्हारी आंखों से इश्क हुआ है। तुम चेहरा तो ऊपर उठाओ, मुझे इन आंखों को करीब से देखना है। बेटी ने कहने के साथ अपनी उंगली इसके ठोड़ी के नीचे रख इसका चेहरा ऊपर किया, जबकि मोमल तो आंखों से मोहब्बत वाली बात पर अटकी थी। आपको मेरी आंखों से क्यों मोहब्बत हुई? ये तो देखने की सलाहियत भी नहीं रखती। मोमल की बात पर बेटी ने आगे बढ़कर इसके दोनों आंखों पर बारी बारी बोसा देते पीछे हुआ था। तुम्हारी ये आंखें चाहे कुछ नहीं देख सकती, मगर मुझे इनमें अपनी पूरी दुनिया नजर आती है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सवाए तुम्हारे साथ की मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम देख सकती हो या नहीं। मुझे बस दिल की आंख चाहिए जो मेरी चाहत मेरी मोहब्बत को देख सके। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरी मोहब्बत की कदर करते मुझसे भी बदले में मोहब्बत करोगी? मेरी वफा की जवाब का वफा से दोगी? बीड़ी के इतने खूबसूरत इजहार पर मोमल की आंखें नम हुई थी और इसके सवालों पर इसने पूरे सच्चे दिल से हाँ मैं जरा लाया था, जिस पर जब अयान ने अपना माथा उमूमल के माथे से जोड़ा था। एक नई और खूबसूरत जिंदगी का इनका मुंतजर थी, मगर अभी बहुत सी तकलीफें बाकी थी जिससे दोनों ही बेखबर थे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके क्लास में जाया करें एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए करें ताकि हर आने वाली एपिसोड आप तक सबसे पहले मैसर हो। एंड मुझे आपसे एक बात करनी है, आप लोग सपोर्ट नहीं करें। 99% लोग सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर नहीं करके जा रहे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे नावल लेके आते रहें एंड फुल नावल्स भी आते रहेंगे। दरअसल रमज़ान का महीना है तो इतना ज़्यादा लंबा मतलब कि लॉन्ग नावल नहीं हो पा रहा, लिखने में भी मुश्किल है और वॉइस करने में भी, तो कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।